भाई ये कौन है जिसने ये बोला अभी क्लास नहीं होगी? शायद जब मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया भाई, कितनी बार बताया जाए ये? हाँ, फिर मेरे को बोलना पड़ेगा क्या? बाज की नजर चीता की चाल, बाजीराव की तलवार और भारत सर की वाणी पर संदेह नहीं किया जाता, किया जाता है तो सिर्फ विश्वास। चलो जी, आ गए हैं हम, फिर स्टार्ट करते हैं भाई अपना नया चैप्टर। एक और खींच देंगे आज 2 चैप्टर भाई साहब, और आपको इतना अच्छा अच्छा फील होगा। अब आपको लगेगा यार मजा सा आ रहा है, सिलेबस तो पूरा होता जा रहा है। और लगाओ मोक दबाकर जितने लगा सकते हो, कॉन्फिडेंस एकदम चरमार, चमर नहीं भाई, चरम चरम सीमा पे पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, चल स्टार्ट किया जाए। पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है आर्ग्यूमेंट, तर्क। तो तर्क होता क्या है पहले तो आप मुझे बताइए। हम तो सर आपसे भी पहले आ गए, 11 मिनट से वेट कर रहे हैं सर आपका। मैंने सोचा यार एक चाय पी ली जाए बीच में, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे है ना जो नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। सर आपके बातों पर पूरा विश्वास है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई सुजीत। चलिए आइए भैया, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया अजम्पशन, दूसरा पढ़ लिया आपने कंक्लूजन, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है? आपने मेरी बात सुनी और आपने ये जान लिया कि इस आदमी ने क्या सोच के बात कही, फिर आपने मेरी बात का कंक्लूजन निकाल लिया। अब रिप्लाई में मुझे कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलोगे ना। जो भी बोलोगे वो आपका आर्ग्यूमेंट होगा। मेरी बात के खिलाफ भी हो सकता है, मेरी बात के पक्ष में भी हो सकता है। बोले वाह वाह सर मजा आ गया, क्या बात कही है। ठीक है सर, पता चला है समुद्र को बड़ा गुमान आया है, सर कश्ती को उधर ले चलो जिधर तूफान आया है। वाह भाई वाह। यार हम शायर नहीं है, नहीं तो इसको ऐसा बेहतरीन तरीके से बोलते, हमने बस पढ़ दिया। बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। चलिए भाई आइए जी। तो क्या होता है आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तर्क। तर्क किसी कथन के पक्ष, मतलब किसी स्टेटमेंट के पक्ष या विपक्ष में व्यक्त किया गया अपना विचार है, जो कथन को उचित अथवा अनुचित साबित करता है। कहने का मतलब है मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, अब उस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उस स्टेटमेंट के पक्ष में या उस स्टेटमेंट के विपक्ष में आपने जो बात कही, वो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, तर्क होगा। अब तर्क मेरे को सही भी साबित कर सकता है और मुझे गलत भी साबित कर सकता है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे यस सर डन है। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो तर्क में क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जाते हैं? एक स्टेटमेंट देगा और नीचे 2 आर्ग्यूमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से प्रबल तर्क कौन सा है। भाई हमारा सारा गेम होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ढूंढने का। तो कुछ आर्गुमेंट तो वीक हो जाते हैं जिन्हें डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, बोले भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक आर्गुमेंट बड़ा वैलिड होता है जिस पर कार्यवाही की जाती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ढूंढने हैं। तो कैसे पहचाने सर ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है? तो कुछ पहचान है कि प्रबल तर्क कैसे ढूंढा जाए, जिसमें किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में कहा गया ऐसा महत्वपूर्ण तर्क जो सीधे सीधे कथन से संबंधित हो। नो घुमाना सुमाना, कोई फालतू की दर दर की बातें नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट स्टेटमेंट को रिलेट करे। आदर्श हो, कोई ऐसा ना हो जिससे कि कुछ ऐसा फालतू की बातें निकल के आ जाए। आदर्श हो, सत्यता पर आधारित हो, ठीक है, और स्पष्ट हो, ऐसा नहीं कि हम बोल के चले गए सामने वाला समझा ही नहीं। एवं वास्तविकता से पूर्ण हो। वास्तविकता का मतलब ऐसे ही नहीं हो जाए कि भैया बस इमेजिनरी बात करके चले गए, हम उसको रियलिटी में अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। तो हमारे आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसे होने चाहिए, आदर्श हो, सत्यता से भरे हो, और उन पर हम अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सके, वो वास्तविकता में किए भी जा सके। ठीक है, कुछ गाय जानवर हैं, कुछ जानवर कुत्ता है, एक इस चैप्टर में है भाई। ये होता है सिलोगिज्म में, टेंशन ना लो आप। सर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सो हो रहा है भाई, नाम बदलवा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। अच्छा, फिर निर्बल तर्क, वीक आर्गुमेंट कौन से होते हैं? किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया गया महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, फालतू की बात कर गए आप, और वो कथन से संबंध भी ना रखे आप, आदर्श भी ना हो,
सत्यता भी ना दिखे, जिसमें स्पष्ट भी ना हो और वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो, वो तर्क निर्बल हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, असलियत में तर्क क्या है, आर्ग्यूमेंट है क्या? आर्ग्यूमेंट कुछ और नहीं, मैंने एक स्टेटमेंट बोला और मैं आपकी राय मांग रहा हूं उस पर कि भैया ऐसा करूं या ना करूं। तो आर्ग्यूमेंट एक तरह से ऐसे समझो कि स्टेटमेंट में मैंने आपके साथ एक अपनी प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट कुछ और नहीं, सॉल्यूशन होना चाहिए जो स्टेटमेंट में छुपी हुई समस्या को दूर करता हो। बात समझ में आ गई है, क्लियर हुई है क्या है आर्ग्यूमेंट? स्टेटमेंट में प्रॉब्लम ढूंढो कि भाई ये आदमी हमसे राय मांग रहा है। राय आदमी कब मांगता है? जब वो समस्या में फंस जाता है। राय देना ही तर्क होता है। तो आप स्टेटमेंट में छुपी हुई प्रॉब्लम को ढूंढो और फिर उस पर क्या करो, उसको सलाह दो। तो सलाह कैसी देनी होती है? अगर वैलिड सलाह होगी तो वो कैसी होगी? आदर्श होगी भाई, सत्यता से भरी होगी, स्पष्ट होगी कि एक बार में सामने वाला समझ जाए क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा, वास्तविकता से भरी होगी कि हाँ जी भाई, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया जा सकता है। जैसे आपने मुझसे बोला, सर मुझे दिल्ली से और कहीं भी बोलते हैं लखनऊ जाना है सर, या फिर अयोध्या जाना है, अभी राम मंदिर घूमने 22 तारीख को, कैसे जाऊं, जल्दी जाना है सर। मैंने बोला उड़ के चला जा। भाई समस्या तो सॉल्व हो रही है, पहुंच तो जाएगा, लेकिन क्या सच में अप्लाई कर पाओगे आप इसको कि उड़ के चले जाओगे आप? नहीं ना। तो ये आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया? इनवैलिड। ऐसा हो जो वास्तविकता में किया भी जा सके। तो इन पॉइंटों को दिमाग में रखना जब भी आर्ग्यूमेंट ढूंढो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रबल तर्क चुनते समय कुछ मदद करने वाले पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जो तर्क सामाजिक रूप से बनाए गए नियम, कानून एवं विचारों को अनुरूप हो, मतलब जो समाज ने पहले से ही कुछ कानून और नियम बना रखे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वो वैलिड होगा, और उनके खिलाफ जाके अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वो इनवैलिड होगा। समाज के द्वारा या कानून या फिर किसी भी राजनीतिक दल नहीं, राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आर्ग्यूमेंट कभी भी स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दिया गया तर्क सलाह है, निदान है, तो वह कथन में सीधा सीधा संबंध रखता होगा तो प्रबल हो जाएगा। देखो कथन में ऑब्वियसली हम सलाह या निदान की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में किसी चीज के सॉल्यूशन की। तो यही तो आर्ग्यूमेंट का मतलब है असली, कि हम किसी समस्या का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो किससे रिलेटेड है? सीधा सीधा आपके कथन मतलब स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो वो एकदम सही हो जाएगा। हाँ, सजेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल सजेशन ही है आर्ग्यूमेंट। एक तरह से लड़ना नहीं है आर्ग्यूमेंट, वो नहीं होता, वो डिबेट होती है भाई, जिसमें आप जीतना चाहते हैं चाहे आप गलत हैं। आर्ग्यूमेंट ये नहीं होता, आर्ग्यूमेंट में सलाह होती है कि भैया तेरा कैसे भी भला हो जाए। उसके लिए जो भी हम उसको पॉजिटिव बातें बोलेंगे, सलाह देंगे, या फिर जो हम उसको समस्या को सॉल्व करने वाली बातें बताएंगे ना, वो हमारे आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। प्रबल तर्क प्रश्न सूचक नहीं होते। प्रश्न सूचक का मतलब है कि कहीं आप आर्ग्यूमेंट में एक नई समस्या खड़ी ना कर दें। जैसे मैंने पूछा क्या हमें मूवी देखने जाना चाहिए आज, और आप बोलने लग रहे हैं उससे क्या फायदा। ये आर्ग्यूमेंट सही लगा आपको? आपने तो उल्टी एक समस्या बना के खड़ी कर दी कि मैं तुम्हें जवाब दूं। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति से आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, जिसको तर्क दे रहे हो, वो एकदम मौन हो जाए, एकदम चुप हो जाए, उसको सारी समस्याओं के सॉल्यूशन मिल जाए। आपने देखा है ना, ऐसे बोलते हुए देखा होगा किसी व्यक्ति को, यार बड़ा बढ़िया बोलता है, बोलते यार ये आर्ग्यूमेंट इतना जबरदस्त करता है ना, सामने वाले आदमी के जुबान से शब्द नहीं निकलते। वो कब नहीं निकल पाते? जब वो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब ही यह है कि सामने वाले व्यक्ति को एकदम चुप करा देना। चुप कब होता है आदमी? जब उसकी सारी समस्याओं के उसको समाधान मिल जाए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। जो तर्क पूरी बात ना रखे, अर्थात होने या ना होने का कारण ना बताए, वो प्रबल तर्क नहीं होता। जो ऐसे ही ऊपर ऊपर से बात बोलकर चला जाए, जो पूरा सही से एक्सप्लेन ना करे, वो आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं होगा। असलियत में आर्गुमेंट को ढूंढने की मैंने एक डेफिनेशन बनाई है आपके सामने कि सर आर्गुमेंट को कैसे पहचाने, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसके लिए ना ये कुछ लेवल हैं, जिन लेवल पर आप आर्गुमेंट को जज करेंगे। सबसे पहले आप किसको देखेंगे? स्टेटमेंट को, और स्टेटमेंट में ढूंढेंगे समस्या कि भैया प्रॉब्लम क्या है स्टेटमेंट में, जिस पर हम आर्गुमेंट करने जा रहे हैं। भाई आर्गुमेंट किसी प्रॉब्लम को लेकर ही तो होता है, जो हमें लगती है स्टेटमेंट में गलत है या सही है, तो उस पर हम आर्गुमेंट देने जा रहे हैं। तो जो हम आर्गुमेंट देंगे, पहले तो आप ये देखें कि वो मेरा आर्गुमेंट हां में है या ना में है।
मतलब मैं किसी समस्या का सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं तो वो दो तरह से दे सकता हूं। कुछ चीज करने के लिए कहूंगा हाँ हाँ यार ये बात करो, कुछ चीज के लिए करने के लिए मना करूंगा कि ना ना यार ये मत करो। जैसे आपने बोला सर मेरे सर में दर्द हो रहा है क्या करूं, तो मैं आपको दो तरह की राय दूंगा। पहली राय जो कुछ करने की होगी कि यार एक कड़क सी चाय पी ले मजेदार अदरक वाली, या फिर एक कॉम्बिफ्लम की गोली ले ले, या फिर क्रोसिन ले ले, या फिर क्रोसिन ले ले, या फिर कोई भी ले ले, डिस्प्रिन ले ले। ऐसी कुछ गोली बताऊंगा कि ये कर, और फिर उसके फायदे भी गिनाऊंगा, और फिर कुछ करने को मना करूंगा। मैं बोलूंगा फोन ज्यादा यूज मत कर, बहुत ज्यादा लाइटिंग में मत रहे, ठीक है, टीवी को बहुत पास से मत देख। कुछ चीजें रोकूंगा, मैं मना करूंगा, कुछ चीजों के लिए कहूंगा कि ये काम करो। तो किसी भी प्रॉब्लम के मैं आर्ग्यूमेंट जो देता हूं वो दो तरह से देता हूं, एक तो कुछ करने को कहता हूं, एक कुछ ना करने को कहता हूं। तो जब भी मैं हाँ में बोल रहा हूं कि हाँ करो यार कुछ काम करो, तो फिर मुझे उसके लाभ गिनाने होंगे कि भाई क्यों करूं ये वाला काम, उसके लाभ गिना दो। और कुछ काम से मना कर रहे हो, रोक रहे हो उसे आर्ग्यूमेंट में, तो फिर आपको उसकी हानि गिनानी पड़ेगी कि भैया क्यों नहीं करना। जिस चीज को हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने देखा है वो ना पढ़ने को बोलते हैं बच्चों को, तो पढ़ने को ऐसे नहीं बोलते, उसके लाभ गिनाते हैं। अरे बेटा हाई स्कूल तक पढ़ ले, फिर जिंदगी की मौज ही मौज है, पढ़ने के बाद में तू ऑफिसर बनेगा, जिंदगी सुधर जाएगी, टेंशन ही नहीं है कोई। मतलब इतने लाभ गिना देते हैं, शायद उतने लाभ सच में हो भी ना, उतने गिना देते हैं वो लाभ। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर कुछ करने के लिए बोलोगे आप तो उसके लाभ गिना दो, इसको तभी करेगा, ठीक है। अच्छा किसी चीज को मना करते हैं, जैसे वो बोलते हैं फोन नहीं चलाना भैया बहुत ज्यादा, तो उसकी हानि पता है ऐसी ऐसी गिनाते हैं जो साइंटिस्ट भी नहीं जानते। बोले दिल के पास रखेगा हार्ट अटैक से मरेगा, बोले यहां रख के सोएगा याददाश्त गई, धीरे धीरे मधुमक्खियों को खा गया फोन तुझे भी खा जाएगा। कहने का मतलब है वो डरा देते हैं उसकी हानि गिना गिना कर। तो जब किसी काम के लिए आप मना करते हो तो उसकी हानि गिनाना बेहद जरूरी होता है आर्ग्यूमेंट में, जिससे कि सामने वाला आपसे सेटिस्फाई हो कि हाँ जी आपने बात तो सही कही है। और अगर आप किसी काम के लिए हाँ करते हो तो उसके लाभ गिनाओ कि भैया ये करना है तो लाभ गिनाओ। तो आपके आर्ग्यूमेंट में अगर आप किसी काम को करने के लिए हाँ बोल रहे हैं तो लाभ होने चाहिए उस आर्ग्यूमेंट में। अगर किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हैं तो उसकी हानि दिखनी चाहिए उस आर्ग्यूमेंट में, तभी वो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आर्ग्यूमेंट है क्या? आर्ग्यूमेंट आपने की कहा, जैसे मैंने पूछा क्या यार मुझे मूवी देखने जाना चाहिए, आपने बोला हां, तो अब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो अगर आपके आर्ग्यूमेंट ने मेरे दिमाग में उठने वाले इन क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो मेरे लिए वो आर्ग्यूमेंट वैलिड हो गया। तो आर्ग्यूमेंट व्यक्ति के दिमाग में उठने वाले कब क्यों कैसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस डेफिनेशन से आप आर्ग्यूमेंट के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। बाकी क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करेंगे तो जान जाएंगे, इससे पहले और पॉइंट भी जान लो। ये बोला यदि तर्क में महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं तो वह प्रबल होंगे। तथ्यपूर्ण विचार, तथ्यपूर्ण का विचार का मतलब है जो फैक्ट्स हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट में ना फैक्ट्स यूज कर रहे हो, साइंटिफिक फैक्ट्स या फिर कुछ रिपोर्ट के जरिए बता रहे हो तो वो सही होंगे। अच्छा दूसरा, तर्क किसी एक घटना या किसी एक एग्जाम्पल पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका मैं एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा देता हूं जो आजकल कुछ दिन पहले हुआ था। कहां पर? लखनऊ में ना एक लड़की को एक कैब ड्राइवर को एक लड़की ने पीटा था। कुछ दिन पहले आपने भी बड़ा देखा होगा, है ना। या फिर अभी नए नए पर आ जाओ एग्जाम्पल, एक लड़की थी ना एसडीएम जिसने उस लड़के को छोड़ दिया। तो पता है बहुत सारे पतियों ने अपनी वाइफों को जो तैयारी कर रही थी उनको घर बुला लिया, और पता है वो तर्क क्या दे रहे थे? अरे वो छोड़ के चली गई, ये भी सफल हो जाएगी तो हमें छोड़कर चली जाएगी। क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड था? किसी एक एग्जाम्पल पर आधारित आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, ये इनवैलिड होता है। तो किसी भी एक घटना को देखकर या किसी एक एग्जाम्पल को देखकर आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, वो इनवैलिड होगा। बात समझ में आ गई है? ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा दूसरा, प्रबल आर्ग्यूमेंट जो होते हैं ना वो मेरे भाई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और कानूनों का पालन करते हैं। हम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उससे समाज को ठेस ना पहुंचे, उससे किसी जाति को ठेस ना पहुंचे, उससे कानून को ठेस ना पहुंचे, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आर्ग्यूमेंट देते हैं। कहीं ऐसा ना हो आपने ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दिया जिससे कानून का उल्लंघन हो गया, तो वो आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। जैसे आपका दोस्त मर्डर करके आया, बोला भाई यार गलती से हो गया,
क्या करूं, आपने बोला कि मेरे भाई देश छोड़ दे रातों रात, बाकी तेरा भाई देख लेगा। ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारे दोस्त को तो अच्छा लग सकता है लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन कर दिया, और जब कानून का उल्लंघन हो गया तो वैलिड नहीं है। तो आपको सर इस समय पर फिर क्या आर्ग्यूमेंट देना चाहिए था? दोस्त को यह बोलना चाहिए मेरे भाई पुलिस आ रही होगी, सरेंडर कर दे, बाकी तेरा भाई देख लेगा, बेस्ट वकील लेके आएंगे तेरे लिए, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बेल दिलवाएंगे। यह वैलिड आर्ग्यूमेंट था जिससे कानून का उल्लंघन ना हो। ऐसे धार्मिक भावनाओं का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही राजनीतिक भावनाओं का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और सामाजिक भावनाओं का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट में। इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देश के हित में दिया गया या जनहित में दिया गया तर्क हमेशा प्रबल होता है, बस वह अंधविश्वास ना हो। बात समझ में आ गई? दोनों चीजों में बहुत अंतर है। यह बात बहुत गहरी बात कह के जा रहा है। देश के हित में बात कही गई और अंधभक्ति में बात कही गई, दोनों में अंतर है और यह आपको समझना है। ठीक है? क्या यह बात सच में देश के हित में है या अंधभक्ति में बोली जा रही है? क्लियर हुई बात? तो अंधभक्ति में कही गई बातें वैलिड आर्गुमेंट नहीं होते। प्रबल तर्क कभी भी तुलनात्मक नहीं होता। आपके लिए एक रामबाण बता के जा रहा हूं, मेरी वीडियो का इतना सा क्लिप काट करके मम्मी के सामने रखना, ठीक है? जैसे आपकी मम्मी बोलती रहती है ना, शर्मा जी का लड़का टॉप कर गया, तू टॉप क्यों नहीं कर रहा? शर्मा जी के लड़के की नौकरी लग चुकी है, तेरी अभी तक क्यों नहीं लगी? शर्मा जी का लड़का देखो क्रिकेट में कहां तक पहुंच गया, तू क्यों नहीं पहुंच रहा? तो उनसे यही बोल देना सीधे सीधे, मम्मी वैलिड आर्ग्यूमेंट किया करो, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं करने आज से। क्यों? क्योंकि भाई साहब आर्ग्यूमेंट में कभी भी तुलना नहीं होती। अगर आपने तुलना कर दी तो तुरंत आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो गया। अब उसके बाद में मम्मी क्या करती हैं वो हम मम्मी के ऊपर छोड़ देते हैं भाई। लेकिन लॉजिकल तो ये कहता है कि आर्ग्यूमेंट में कंपैरिजन नहीं करना है। समझ में आई है बात? तो अगर कंपैरिजन के साथ में आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो वो इनवैलिड होगा। कुछ और पॉइंट हैं जो जानना चाहते हो तो जान लीजिए, आपके सामने है। ऐसे तर्क जिनमें एक मात्र, केवल, सिर्फ, आदि ऐसे शब्द आ जाए, जो मैंने बार बार बताता आ रहा हूं हर चैप्टर में, क्या कि भैया एकमात्र, अनेक, प्रत्येक, ऐसे शब्द लॉजिकल में चीजों को गलत कर देते हैं, तो वो तर्क में भी गलत हो जाएंगे। वह तर्क जो किसी व्यक्ति या अनुमान मात्र है, व्यक्ति का सिर्फ एक अनुमान है, वो भी वैलिड नहीं होगा। यदि दिया गया तर्क दूसरे की नकल है तो वह भी मान्य नहीं होगा। मतलब वही एक तरह से कॉपी कर देना किसी का। तर्क किसी धारणा या धारणा पर आधारित है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है भाई? मम्मी से पिटाई करवाएंगे भाई, मैंने वो मम्मी पे छोड़ दिया, फिर मैंने तो अपना काम कर दिया, लॉजिकल में जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। मैंने फिर कहा लॉजिकल का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी एक अलग चीज है भैया, जीवन में क्या हो रहा है हम खुद तुलना करते रहते हैं दिन भर। चलिए जी, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और ये पॉइंट पढ़ते ही तुरंत हम आएंगे कहां? क्वेश्चंस पर। यदि तर्क हां, क्यों नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, हां, ऐसा, तुरंत कर लेना चाहिए, ऐसे शब्द अगर आ जाए ना तो वो तर्क नहीं होते, वो स्वीकृति होती है, वो परमिशन होती है। मैंने बोला आज चले भाई मूवी देखने, आपने बोला हां, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुरंत चल देते हैं, ये तर्क थोड़ी ना हुए, ये तो स्वीकृति, परमिशन हुई भाई। तो ऐसे शब्द अगर आर्ग्यूमेंट में आप दे रहे हो तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके। किसी का उदाहरण देना वो भी तर्क नहीं कहलाता। ऐसे तर्क प्रबल नहीं होते जिनमें कथन की पुनरावृत्ति हो जाए। मतलब यार जो तर्क कह रहा है वही बात आपने, और जो स्टेटमेंट कह रहा है वही बात आपने तर्क में दोबारा बोल दी, वो भी तर्क वैलिड नहीं होगा। तर्क पहचानने के लिए बेसिक जानकारी का होना बेहद जरूरी है। लो भाई, फिर एंड में आते आते सब कुछ तुम पर डाल के चला गया ये कि भैया अब बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए इन सब पॉइंटों के साथ में। जो मैंने पॉइंट आपको बता दिए, मुझे उम्मीद है अभी इसमें से आपको दो चार पॉइंट ही समझ में आए होंगे। समझ में तो सारे आए होंगे लेकिन याद दो चार ही रहेंगे। लेकिन जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना तो इस पीडीएफ से आप इन पॉइंटों को दोबारा जानना, सारे पॉइंटों को पढ़ना एक बार, फिर इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करना, तो आपकी सोचने की क्षमता अपने आप डबल हो चुकी होगी। ठीक है भाई? आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इन दोनों आर्ग्यूमेंट में से कौन सा आपको वैलिड लग रहा है।
वाले रिजल्ट आने के लॉजिकल संभावनाएं हों। मतलब ये पॉइंट है आपके लिए कि ऐसे तर्क वैलिड होंगे जिनकी लॉजिकल संभावनाएं होंगी, ऐसे नहीं कि बस ऐसी हवाबाजी कर दी हो आपने। जैसे ये बोल रहा है क्या पूरी दुनिया, ये कथन है, क्या पूरी दुनिया के लिए हैं क्वेश्चन के आंसर पर, ये बोल रहा है आपसे वह तर्क प्रबल होते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले रिजल्ट आने के लॉजिकल संभावनाएं हों। मतलब ये पॉइंट है आपके लिए कि ऐसे तर्क वैलिड होंगे जिनकी लॉजिकल संभावनाएं होंगी, ऐसे नहीं कि बस ऐसी हवाबाजी कर दी हो आपने। जैसे ये बोल रहा है क्या पूरी दुनिया, ये कथन है, क्या पूरी दुनिया के लिए एक ही सरकार होनी चाहिए। भाई ये मेरा आर्ग्यूमेंट, ये मेरा कथन था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राय मांग रहा हूं आपकी कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या पूरी दुनिया के लिए एक ही सरकार होनी चाहिए। आप तर्क में बोल रहे हैं हाँ जी एक ही होनी चाहिए, तो अब मैं बोलूंगा क्यों होनी चाहिए। अब मेरे इस क्यों का अगर आपने जवाब दे दिया तो वैलिड होगा आप, तो आप बोल रहे हैं हाँ जी एक ही होनी चाहिए, इससे दुनिया में युद्धों पर बेहतर नियंत्रण होगा। क्या ये आपके क्यों का सही जवाब मिल रहा है। तो मेरे तो क्यों का सही जवाब मिल गया, सही है भाई। क्यों, समझिए। आपको पता है युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध किन के बीच होते हैं। युद्ध सरकारों की मानसिकता के बीच में होते हैं भाई। आम जनता, मेरा थोड़ा पाकिस्तान से युद्ध है, तुम्हारा नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, वो बात अलग है, लेकिन युद्ध होता है मानसिकताओं का। गवर्नमेंट जो बैठी होती है उनकी मानसिकता मैच नहीं खा रही है तो युद्ध। आम जनता कहां पार्टिसिपेट करती है उस चीज में। युद्ध होता है सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता का। तो आप समझिए अगर पूरे विश्व पर हमारे मोदी जी ही राज करें तो पूरे देश में एक ही मानसिकता होगी, और एक ही मानसिकता होगी तो मानसिकताओं में विरोध ही नहीं आएंगे तो युद्ध होंगे भी नहीं। तो ये तो भैया वैलिड है, ये लॉजिकल बात है, एकदम सही बात कर दी इसने तो, कि अगर पूरे विश्व में, अच्छा इस बात पर शक नहीं करना कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया। अगर वो कह रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो तुमसे ये पूछ रहा है क्या दुनिया में के लिए एक ही सरकार होनी चाहिए, आप हाँ बोल दो बना देगा, ये मान के चलना है कि उसके अंदर कोई भी क्षमता है स्टेटमेंट बोलने वाले व्यक्ति के अंदर। आप स्टेटमेंट पर उंगली नहीं उठाएंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं, वो कर देगा। आप बस आर्ग्यूमेंट दे दो सही से उसको। आपने बोल दिया हाँ जी सर एक ही होना चाहिए, इससे क्या होगा कि दुनिया में युद्धों में थोड़ा सा नियंत्रण आ जाएगा। समझो ना पाकिस्तान को भी हम इंडिया में मिला के मोदी जी राज करें उस पर, तो क्या युद्ध होगा कश्मीर को लेकर, नहीं होगा, क्योंकि अब तो पूरे पर एक ही राज है, मानसिकताओं का विरोध होगा ही नहीं, युद्ध भी नहीं होगा। वैलिड है भाई, एकदम सही है। आइए अब आते हैं यहां से, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। भाई मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला, क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप मुझे आर्ग्यूमेंट दो, एक में आप हां बोल रहे हो, एक में आप नहीं बोल रहे हो। तो अगर बोल रहे हो हां कंट्रोल किया जा सकता है तो आप मुझे जवाब दो कैसे किया जा सकता है मेरे इस क्वेश्चन का। और आप बोल रहे हो नहीं किया जा सकता तो मुझे जवाब दो क्यों नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन का। बताइए इन दोनों में से कौन से आर्गुमेंट वैलिड हैं। कह रहा है मैंने लगा दिया, दिमाग हो गया गलत। भाई इतनी कर्री चीजें नहीं करनी, ऐसे कैसे विमल काम चलेगा। फर्स्ट देखो, हां और ना दोनों ही सही हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि हां वाला ही सही होगा या ना वाला ही। आर्ग्यूमेंट आपके स्टेटमेंट के खिलाफ भी जा सकता है, स्टेटमेंट के पक्ष में भी रह सकता है, और दोनों ही आर्ग्यूमेंट वैलिड भी हो सकते हैं एक साथ। किसी ने पक्ष में बोल दिया और बड़ी वैलिड बात कर दी, बोले हाँ यार ये तो सही है, किसी ने अपोजिट में जाके बोल दिया उसने भी बड़ी वैलिड बात कर दी, वो भी सही है। तो आर्ग्यूमेंट हाँ और ना दोनों में हो सकते हैं और दोनों में एक साथ सही भी हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि हाँ वाला सही है तो नहीं वाला गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाँ जी सर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है, यदि हर कोई उन खतरों को महसूस करे जो पॉल्यूशन से पैदा हो सकते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए सहयोग करे तो प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। कितना वैलिड बात कर गया ये। पहले तो हर किसी व्यक्ति को ये समझाओ आप
यहां तक समझ डेवलप करो कि वो ये समझ पाए कि पॉल्यूशन हमारे फ्यूचर में आगे जाकर क्या क्या प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और फिर वो जब समझ जाएंगे तो उसके लिए फिर उनको सहयोग भी करना चाहिए। तो ये वैलिड पॉइंट है एकदम, आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़िया लगा मुझे आपका ये। दूसरा, नहीं नहीं किया जा सकता। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता भाई। तो ये बोल रहा है भीड़ वाले राजमार्ग, कारखानों और उद्योगों और घरों के लिए निर्माण के लिए अधिक से अधिक जमीन हासिल करने के लिए उत्सुक बढ़ती आबादी नियंत्रण से बाहर है। यह बोल रहा है कि ऐसी आबादी जो घर बनाना चाहती है, जो उद्योग खोलना चाहती है, जो कारखाने बनाना चाहती है, जो राजमार्ग बनाना चाहती है, ऐसी जनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो भाई इसने भी तो वैलिड बात कह दी, पॉल्यूशन होता ही क्यों है, धीरे धीरे जंगल कटते जा रहे हैं। जंगल कटने का रीजन क्या है, लोगों को घर की नीड है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो पॉल्यूशन को रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे यहां जनसंख्या कंट्रोल में नहीं आ पा रही। भाई बहुत वैलिड बात कर दी ये भी इसने, एकदम सही है। सर समझ में नहीं आ रहा है भैया, क्या समझ में नहीं आ रहा है यहां पर, ये बताओ मुझे आप। बिल्कुल सही बोल रहा है सर, दोनों ही बातें इसने एकदम सही कही हैं, बोथ आर राइट। पहले में बोल रहा है हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर उसमें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो भी बताया कि व्यक्तियों को समझना होगा कि इसके क्या क्या आगे जाके दुष्परिणाम होंगे, और फिर व्यक्तियों को सपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज के लिए और उनको सहयोग करना होगा, कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि भैया नहीं हो सकता। अब ये बोल रहा है क्यों नहीं हो सकता, वो बोल रहा है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, घर ज्यादा चाहिए अब लोगों को, कारखाने ज्यादा खोलने पड़ेंगे, राजमार्ग ज्यादा बनाने पड़ेंगे, उद्योग ज्यादा करने पड़ेंगे, तो उसके लिए धीरे धीरे जमीन चाहिए होंगी, और जमीन कहां से आएंगी, फिर जंगल कटेंगे, जंगल कटेंगे तो पॉल्यूशन अपने आप बढ़ेगा। तो इसका मतलब है, ये भी वैलिड पॉइंट है कि भैया हम कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल हो ही नहीं सकता क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही है, हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। तो इसने भी वैलिड दिया है रीजन। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट हां में या ना में दोनों में हो सकता है, एक साथ भी दोनों में हो सकता है कि एक ही टाइम में देखो हाँ वाला भी सही हो गया और नहीं वाला भी सही हो गया, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट आपके क्यों, कब और कैसे का जवाब दे दे। आर्ग्यूमेंट का मतलब है आपने उससे सलाह मांगी और उसने उसका जवाब आपको दे दिया और आप उससे संतुष्ट हो गए। ठीक है भाई, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्र संघ होने चाहिए। ये बोल रहा है क्या आपके कॉलेज और स्कूलों में भाई स्टूडेंट यूनियन होने चाहिए। सर समझ में आ रहा है, न्यू टॉपिक से लाइव आएंगे। न्यू टॉपिक कब से, आज से ही न्यू ही चल रहा है, न्यू ही चला है अभी आधा घंटा पहले से, और अभी खत्म हो जाएगा। कल की क्लास है भाई, कल की क्लास है, कल की क्लास है आपकी। एक बार शेड्यूल चेक कर लेना कल की क्लास का कितने बजे का है, उस हिसाब से आप लाइव आ जाना भाई सभी लोग। और कल हम मेरे भाई कोशिश करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर खत्म करने का। कोशिश करेंगे कल की क्लास में हमारा सिटिंग खत्म हो जाए कंप्लीट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई। आइए यहां पर देखिए, क्या कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ होने चाहिए, तो आपने बोला नहीं होने चाहिए। तो मेरे दिमाग में आएगा क्यों नहीं होने चाहिए, उसका जवाब दो मुझे, क्यों नहीं होने चाहिए, और क्यों नहीं का जवाब ऐसा हो जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। तो ये बोल रहा है यह परिसर में एक राजनीतिक माहौल पैदा करेगा, तैयार करेगा। क्या मैं सेटिस्फाई हो गया, आपने ये बोल दिया कि ये कॉलेज में राजनीतिक पॉलिटिकल माहौल बना देगा। तो अब मैं पता आपसे क्या पूछूंगा, उसका नुकसान क्या है भाई, अगर पॉलिटिकल माहौल बन भी गया तो पॉलिटिकल माहौल नेगेटिव होता है, ये आपने किसने बता दिया, इसमें तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस डाल दिए ना।
कि भैया ऐसे ही तो होता है, पॉलिटिकल माहौल ठीक नहीं होता। ठीक क्यों नहीं होता भाई पॉलिटिकल माहौल? हमें तो लगता है ठीक होता है, अच्छा होता है, सब चीज पॉजिटिव हो, वहां पर कोई भ्रष्ट ना हो, कोई बुराई करने वाला ना हो, कोई बुरे काम करने वाला ना हो, तो पॉलिटिकल माहौल तो और अच्छा है। तो आपने अपना पॉलिटिकल माहौल खराब होता है ये अपना एक्सपीरियंस डाल दिया कि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को मार काट करती रहती हैं अपने फायदे के लिए। तो ये हमने अपना एक्सपीरियंस डाला है, लेकिन यहां पर आदर्श बात लेके चलनी है। हमारी समाज में क्या हो रहा है उस एक्सपीरियंस से नहीं लेना आपको निर्णय। भाई आपने बोला नहीं होना चाहिए राजनीतिक पार्टियां कॉलेज में, मैंने बोला क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या बोल रहे हो कि कॉलेज में फिर राजनीतिक माहौल हो जाएगा, पॉलिटिकल माहौल हो जाएगा। मैंने बोला उसकी क्या कमी है भाई, उससे क्या खराबी है? पॉलिटिकल माहौल अगर हो जाएगा तो उसमें कमी क्या है? ठीक है ना ये तो। पर ये मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया आपका आर्ग्यूमेंट, तो ये मेरे लिए वैलिड नहीं हुआ। दूसरा बोल रहा है हाँ जी होना चाहिए। अब मैं बोलूंगा तो फिर क्यों होना चाहिए आप ये बताओ। तो आपने बोला यह बहुत जरूरी है, इतनी सी बात से तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, बहुत जरूरी है इसका मतलब क्या है? तो उसने आगे बोला छात्र भविष्य के राजनेता हैं। कहने का मतलब है स्टूडेंट ही हैं जो आगे जाके राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे साहब। तो उनको आज से ही ट्रेंड करना चाहिए और यहां पर आज से ही राजनीतिक माहौल होना चाहिए और उसमें एक बढ़िया सा नेता निकल के आए, इसलिए होना चाहिए। तो भाई सेकंड वाला आपका मुझे वैलिड लगा। सही कह रहा है यार तू, समझ गया मैं। पढ़े लिखे नेता ऐसे ही तो आएंगे कि जब आप स्टूडेंट्स को प्रमोट करोगे या मोटिवेट करोगे राजनीति के लिए, नहीं तो फिर ऐसे ही अनपढ़ नेता होते रहेंगे देश में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कूल में होना चाहिए छात्र संघ, मतलब आपका स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स ही, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सके और राजनीति में आने के लिए उत्सुक हो जाए। सर लाइव पढ़ने से माइंड डिसिप्लिन में रहता है, एग्जाम क्लास से पेंडिंग में डाउट। ठीक है भाई। बताइए बताइए बताइए। एक दिन का ऑफ तो दे दो सर जी। मेरे भाई आपका टीचर एक दिन का ऑफ नहीं ले रहा, आप समझिए, है? जबकि आपकी तो पढ़ने की नीड है, आपकी नीड है पढ़ने की भाई, आपकी जरूरत है पढ़ना। तो आपको तो बिल्कुल छुट्टी नहीं लेनी चाहिए इस समय पर। आप तो ये बोले भैया और पढ़ाओ और पढ़ाओ। ये देखो एक बच्चा कह रहा है ना, राजीव हमारा भाई बोल रहा है कि आधी रात में भी क्लास लेने के लिए तैयार है सर, काहे टेंशन ले रहे हो। और एक बच्चा है वो कह रहा है कि सर एक दिन का तो ऑफ दे दो। भाई यही मेंटलिटी है दो तरह की, जो आपको सिलेक्शन से दूर या सिलेक्शन के पास लेके जाती है। ये वाला क्वेश्चन देखो और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। सांप्रदायिक आधार पर सीटों और पदों का आरक्षण होना चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूं क्या आपको सांप्रदायिक, कहने का मतलब है जाति धर्म के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मैं इसके बारे में आपसे तर्क जानना चाहता हूं। वैसे ये पॉलिटी का पॉइंट आ गया है, सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, तो बताइए अब यहां पर आप मुझे आर्ग्यूमेंट करो इस बात पर। अच्छा अपने आर्ग्यूमेंट अपने पास रखना, इनमें से बताने कि इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। सर मेरी इंस्टा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अब्दुल भाई बिल्कुल कर लेंगे। पता है एक घोटाला हो रहा है मेरे साथ जो मैं फील कर रहा हूं। कमेंट हजारों से ऊपर है, फॉलोवर हजारों से कम है। ये कितना बड़ा घोटाला है, इसके लिए भी एक स्कैम टीम लगाऊंगा मैं। कमेंट मतलब मैसेज आ जाते हैं, फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे कोई स्कैम चल रहा है भाई। है? चलिए इसका आंसर दो आप लोग। बोथ 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 बोथ। बिल्कुल अब्दुल भाई, बोथ।
अरे तुम भाई साहब ईमानदार आदमी हो। आपके लिए पद्म भूषण के लिए हमने वो कर दिया है, आज ही मिल जाएगा, घर पहुंचा दिया जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। सर डेटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं भाई। बिल्कुल विमल, टेंशन ना लो, दोबारा छोड़ दो आप मैसेज। ये देखिए क्या बोल रहा है, सांप्रदायिक आधार पर सीटों का आरक्षण होना चाहिए। तो इसने दो आर्ग्यूमेंट दिए, इन दोनों आर्ग्यूमेंट पर सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना भाई। अपने दिमाग के विचार नहीं लेके आने एक्स्ट्रा। ये जो बोल रहा है बस उसमें देखो सही है या गलत। ये बोला हाँ होना चाहिए, मैंने बोला क्यों होना चाहिए। तो आप आर्ग्यूमेंट मुझे क्या दे रहे हैं कि यह अधिकांश अंतर सामुदायिक विचलनों को कम करेगा। ये बोल रहा है कि जो सांप्रदायिक विचलन है, एक दूसरे से हम जाति में और या उसमें बटे हुए हैं, या एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, या एक दूसरे से हीन भावना रखते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये आर्गुमेंट आपको सही लग रहा है कि आप सांप्रदायिक बंटवारा कर देंगे सीटों का, तो एक दूसरे से जो नफरत है वो कम होगी या बढ़ेगी। भाई इस चीज का आप मुझे वैलिड पॉइंट बताइए कि इस चीज से नफरत कम होगी या बढ़ेगी। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है बढ़ेगी। देखो जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हो ना, तो उससे नफरत बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, आपने देखा ना, जाति के नाम पर हमने आरक्षण स्टार्ट किया था हमने भला करने के लिए, लेकिन उसने जातियों के बीच में और ज्यादा क्या ला दिए? मतभेद पैदा कर दिए। ठीक है ना। अब इस क्लास में से आप मानने की कोशिश करो, मैं एक बच्चे को अपना फेवरेट बच्चा बना लूं और हर क्लास में बोलता रहूं कि भाई ये विमल बड़ा अच्छा लड़का है, विमल बहुत अच्छा है, क्या बात है विमल। तो पता क्या होगा, बाकी बच्चे मुझसे नफरत करें ना करें, लेकिन विमल से नफरत करने लग जाएंगे। यही होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एक चीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उससे द्वेष कम नहीं होता, द्वेष बढ़ता है। तो ये आर्ग्यूमेंट आपका इनवैलिड हो गया, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाँ आप फायदा पहुंचाने की बात करें कि उनको फायदा मिल जाएगा, वो डेवलप्ड हो जाएंगे, बहुत नीचे दबे हुए तबके में हैं, तो मैं आर्ग्यूमेंट सही मान सकता था। लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट में क्या बोला कि उनकी आंतरिक सामुदायिक विचलनों को कम कर देंगे। भाई ये गलत है, ये नहीं होगा, ये आर्गुमेंट गलत दे दिया। आप कुछ और बोलते इस आर्गुमेंट में कि हम इसलिए कर रहे हैं, हम उसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, वो सही हो जाता, लेकिन ये आर्गुमेंट आपका इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोला जा रहा है? नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बस कहानी खत्म हो गई इतने से ही। आपने क्या बोल दिया? आपने सीधे सीधे संविधान को सामने लाके रख दिया, संविधान को सामने रख दिया। आपने बोला भाई साहब धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, आप किसी धर्म को पर्टिकुलर बढ़ावा नहीं दे सकते क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है। आप धार्मिक तौर पर, सांप्रदायिक तौर पर पार्टियों में बंटवारा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर देगा। इससे वैलिड कुछ हो ही नहीं सकता। आपने सीधे सीधे एग्जाम्पल किसका दे दिया? अपने संविधान का। अब संविधान के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं भाई समझे? तो ये दूसरा एकदम वैलिड है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। एक बच्चा बोला सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सारे प्रीवियस ईयर है, सारे प्रीवियस ईयर है मेरे भाई। क्या सर पेपर के बाद आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल भाई, आपका स्वागत है। सर ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है यार। बोरिंग तो है, तभी मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक्सप्लेनेशन से। बोरिंग तो है यार, मैं बहुत बोरिंग बना सकता था इन चैप्टरों को, बाकियों की तरह पढ़ा देता तो। वो तो मैं इतना ज्यादा बोल बोल के थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं आपको। क्या हमें स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई में
पढ़ाई से परे औपचारिक शिक्षा प्रणाली को हटा देना चाहिए। ये बोल रहा है कि ग्रेजुएशन से ऊपर जो भी हमारे पास औपचारिक, औपचारिक का मतलब बस ऐसे ही फॉर्मल तौर पर जो चल रही है, ठीक है ना, फॉर्मल एजुकेशन जो चल रही है, जो सदियों से चली आ रही है, क्या उसको हटा दें हम? तो इसमें अब आप क्या आर्गुमेंट करेंगे? हाँ जी, जल्दी से बताइए। बेटा मेरी किसी बात को पॉलिटिकल ना लें आप, ना वो मेरे विचार हैं। अगर कुछ बच्चे बुरा मान गए मैंने अभी जो बोला, बेटा मेरा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा तो उस क्वेश्चन को समझाने का तरीका था। वो क्वेश्चन ही ऐसा आ गया तो मुझे उस वे में बोलना पड़ा, नहीं तो अगले क्वेश्चन में आके मैं उस चीज की तारीफ कर दूंगा। मैं बड़ा ही नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, मेरा किसी पार्टी या किसी से बिल्कुल, इतने दिनों में आप फील कर पाए होंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन पार्टी क्या कर रही है, ठीक है। मेरा काम है आपको रीजनिंग पढ़ाना और मैं अपना काम बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करता हूं। आप मेरे शब्दों से प्लीज हर्ट ना हो, अगर मैंने किसी को कुछ ऐसी बात बोली तो वो सिर्फ उस क्वेश्चन पर समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। प्लीज इसको किसी भी उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आइए इधर, ये बोल रहा है कि हाँ सर हटा दो। मैंने बोला तो फिर बताओ भैया क्यों हटा दूं इसको? फॉर्मल एजुकेशन का मतलब वही है जो चला आ रहा है कि पीसीएम ले लो, पीसीएम के बाद में फिर एमएससी कर लो भैया, फिर एमएससी के बाद में कुछ और कर लो भैया। ये फॉर्मल एजुकेशन है जो पहले से चलती आ रही है, क्या इनको हटा दें अब? आप बोल रहे हैं हाँ सर। मैंने बोला क्यों हटा दें? इसका अर्थ जल्द रोजगार पाना होगा, मतलब आप जल्दी से रोजगार मिल जाएगा आपको, जल्दी से एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा, इसलिए आप इनको हटा दें। कैसा लगता है आपको? मुझे तो ठीक लगता है भाई, ये तर्क ठीक है। हटाने के पीछे का तर्क यही होना चाहिए फिर कि उनको हटा दो जो फॉर्मल एजुकेशन चल रही है, उसकी जगह कुछ नए कोर्स लाओ जिससे कि व्यक्ति की क्या इफिशियंसी या उसके हुनर बढ़ा सको आप, और जल्दी से उसको क्या मिल जाए? फिर रोजगार मिल जाए। ठीक है ना भाई? बिल्कुल सही है। ये बोला नहीं, इसका तात्पर्य ज्ञान की गहराई की कमी होगी। नहीं नहीं भाई, हटा नहीं सकते। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कमी रह जाएगी। ये भी वैलिड तर्क है। हाँ भाई, जो चीज इतनी सदियों से चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है, उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को वो बूस्ट करती है। अगर हम उसको हटा ही देंगे पूरी एजुकेशन के सिस्टम को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी रह जाएगी। आप सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, मान लिया आपने कोई पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा कर लिया तो आप उस फील्ड में नौकरी पा गए, लेकिन आपको उतनी नॉलेज नहीं हो पाएगी ना जो एक एमएससी पीएचडी होल्डर को होगी। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं नॉलेज में कमी रह जाएगी। ये भी आर्गुमेंट सही है। बोथ आर राइट। यहां पर दोनों ही आर्गुमेंट आपके वैलिड है। पहला आर्गुमेंट भी सही है, बोला हटाना चाहो, हाँ जी हटा दो, उसकी जगह पर आप ऐसा कुछ लाओ ना जिससे कि हमें रोजगार मिल सके जल्दी से जल्दी। ये भी सही है कि रोजगार के लिए फिर कुछ ऐसे कोर्सेज लाओ, जैसे ग्रेजुएशन की जगह पर बहुत सारी चीजें आई, 12th के बाद में डिप्लोमा आया, ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ही है, जैसे हाई स्कूल के बाद में आईटीआई आया आपका। तो ये कोर्सेज थे जिससे कि आदमी जल्दी से कुछ चीजें सीख के और जल्दी रोजगार पा ले। तो ये भी सही था कि हाँ जी ऐसा हटा के कुछ वैसा करो ना जो उसके स्किल्स को डेवलप कर सके। दूसरा भी सही है कि सर मत हटाओ। मैंने बोला यार क्यों ना हटाऊं? तो आप बोल रहे हैं कि सर ये जो प्रोसेस है ना वो हमारे अंदर नॉलेज भरती है, और उस नॉलेज को क्या करना है? कम हो जाएगी अगर ये प्रोसेस हट गया तो पूरा पढ़ने का। बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चों को अपने माता पिता के बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाना चाहिए? कानूनी रूप से मतलब कोई एक हम क्या ला दें, कोई एक एक्ट बना दें कि भैया जो माता पिता का देखभाल नहीं करेगा उसको उम्र कैद। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? कोई कानून बनाना चाहिए? जल्दी से आप इस पर अच्छा अपने विचार नहीं रखने, आपको बस ये आर्गुमेंट देखने दोनों, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। सर आपकी बुक मंगानी है, कैसे मंगाएं? मेरे भाई फ्लिपकार्ट से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहां डालेंगे रीजनिंग सुपर 100 बुक आ जाएगी, मेरा फोटो लगा होगा, आप देख लेना, ब्लू कलर का पेज है। अगर नहीं मिलता है तो मेरी इंस्टा में आपको बहुत बार बता चुका हूं, भारत भूषण 204 सर्च करेंगे, वहां पर मेरी प्रोफाइल के नीचे माई बुक लिंक वहां लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे पहुंच जाएंगे, वहां से परचेज कर सकते हैं। श्वेता समझ में आया? अच्छा ये संदीप ने बुक का बोला था, श्वेता बोल रही है मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे सर। बताइए जी श्वेता। सुजीत, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्या करूं? मेरे भाई मेरी वीडियो को बार बार देखना, इसके बाद में ये लॉजिकल है यार, देखो इतना प्रैक्टिकली समझना आप। ये लॉजिकल का मतलब है आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, आप कैसे सोचते हैं। तो सोच एक दिन में डेवलप नहीं की जा सकती,
उसके लिए आपको इन वीडियोस को बार बार देखना होगा और आप उस चीज पर विचार करो कि ये टीचर कैसे सोच रहा है, टीचर एक्सप्लेन कैसे कर रहा है अपनी बातों को भाई। इसीलिए मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूं इन चैप्टर्स में, आप फील कर रहे होंगे। रीजन ये है कि ये चैप्टर सिर्फ मेरी बातों से ही आपके समझ में आ सकते हैं। उससे आपको मेरे सोचने का नजरिया समझना होगा कि ये टीचर कैसे समझ रहा है। दोनों रॉन्ग है सर, बोथ आर रॉन्ग। पहला सही है सर। 204 का मतलब क्या है भैया, ये तो मिलकर ही बताएंगे, रीजनिंग है उसमें कुछ। 204 का मतलब होता है भाई, ओ मीन्स ऑपरेशन, जैसे 2 पर कोई ऑपरेट कर दो और वो 4 गुना हो जाए। ठीक है, समझ गए अभी भाई। हमारी हर चीज में रीजनिंग लगा होता है। जैसे जीवन में बोला जाता है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी। ठीक है, तो 2 का एक ऑपरेशन ऐसा लगा दिया जाए जिससे वो 4 गुना हो जाए। इसी चीज पर मैं भी वर्क करता हूं कि जीवन में हमेशा ऐसे ही आप मोटिवेटेड रहें कि दिन दुगनी और रात चौगुनी आप तरक्की करें। सर कभी भी मेरा रिप्लाई भी दे दो। आयुष बताइए मेरे भाई, बोथ आर रॉन्ग। चलिए भाई इधर देखिए, क्या बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल के लिए कानूनी तौर पर हमें बाध्य बनाना चाहिए, मतलब उन पर कानून थोप दें कि भैया कानून ही एक बना दिया जाए कि आप करेंगे भैया माता पिता की देखभाल। आप बोल रहे हैं हाँ जी सर, हाँ हाँ बना दो सर। इस तरह के मामले को केवल कानूनी तरह से हल किया जा सकता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत भाई। एथिक्स का मामला है ये, आपके कैसी नैतिकता है, नैतिकता का मामला है और नैतिकता के मामलों को कानूनी तौर पर नहीं अपनाया जा सकता। नैतिकता का मतलब है कि आपके अंदर अपने माता पिता का कितना सम्मान है। जब सम्मान होता है ना भाई, तो जान दे देते हैं माता पिता के लिए हम लोग। और जिसके अंदर माता पिता का सम्मान नहीं है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसको कोई कानून नहीं रोक सकता, जबरदस्ती सेवा नहीं कराई जा सकती। आपको माता पिता के बारे में उनकी वैल्यू समझानी होगी बच्चे को कि भाई उन्होंने बचपन में तेरे लिए वो सब किया है जो तू जिंदगी भर अपने लिए नहीं कर सकता। समझ रहे हो, उन्होंने वो सब किया है आपके लिए। तो ये नैतिकता का मामला है। कानूनी तौर पर आप बोल रहे केवल कानूनी तरह से इसको हल किया जा सकता है, ना ना ना, इनवैलिड तर्क हो गया। दूसरे बोल रहे हाँ जी बना दो कानून। क्यों बना दे? केवल इससे ही गरीब माता पिता को राहत मिलेगी। वाह भाई वाह, मतलब कानून बनाओगे तभी गरीब माता पिता की सेवा हो पाएगी। क्या कहना चाह रहे हो आप? दोनों ही आर्गुमेंट गलत हैं भाई। माता पिता की सेवा होगी, बच्चों के मन में उनके माता पिता की वैल्यू दिखाओ कि बेटा जब तुम पैदा थे ना, तब तुमको चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। उस समय पर आपके माता पिता ने आपकी पॉटी साफ की, आपको चलना सिखाया, आपको खाना खिलाया। आज रात के 12 बजे आपको कोई फोन करके जगा देता है ना, तो इरिटेट हो जाते हो, फोन कट करके सो जाते हो। और आप दिन बचपन में इतनी बार रोए हो, रात भर आपके माता पिता जग जग के आपको खाना खिलाए हैं। तो समझिए कि आपके उस बचपन में आपके माता पिता ने आपके लिए जो किया है वो आप कभी नहीं कर सकते। तो आप अपने माता पिता की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप उस मूल्य को समझ पाए। तो उसके लिए कोई कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता, ये नैतिकता का मूल्य है। कुछ होते हैं राक्षस टाइप के जो निकाल देते हैं घर से बाहर। कुछ ऐसे देखे मैंने बच्चे जो अपने पिता को पीटते हुए देखे मैंने भाई, मेरी आंखों से। समझिए आप चीज को, इस पे कानून बना के क्या कर लेंगे आप? आपको यहां पर सामाजिक कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिसमें माता पिता के सम्मान। अभी देखो ना, एक मूवी आई थी एनिमल, रातों रात पिता का सम्मान उस मूवी ने किस लेवल पर बढ़ा दिया कि पिता कितना भी कैसा भी हो, लेकिन भाई साहब एक बेटा उसके लिए जान देने के लिए राजी है। देखा आपने उस मूवी में? तो ऐसे कार्यक्रम हैं, कानून नहीं सुधार सकता इस चीज को। हम नैतिक तौर पर बच्चे के माइंड पर वर्क करें कि बेटा माता पिता की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों ही तर्क आपके गलत थे। कानून बनाकर माता पिता की सेवा नहीं कराई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बोल रहा है क्या लिपिक संवर्ग कर्मचारियों के लिए एक शहर से सरकारी कार्यालयों से दूसरे शहर के स्थानांतरण के चरण को बंद किया जाना चाहिए? यह बोल रहा है कि भैया जो भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो भी एम्प्लॉई हैं, उनको हम एक शहर से जो दूसरे शहर ट्रांसफर करते हैं, उनके ट्रांसफर वाले चलन को रोक दें क्या? ये बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का जो ट्रांसफर होता है एक शहर से दूसरे शहर, क्या उस ट्रांसफर की प्रोसेस को हम रोक दें? तो दो आर्ग्यूमेंट आपके सामने हैं, बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा वैलिड लग रहा है, कौन सा इनवैलिड है? बिल्कुल मेरे भाई राजीव, एकदम। देखो भाई, अब टाइम आ चुका है, अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं ना, तो अब ये वो टाइम आ चुका है जब आप अपने पिताजी की जिम्मेवारी खुद लेना स्टार्ट कर दें। परिवार को अब चलाने की जिम्मेवारी आपको अपने कंधे पर ले लेनी चाहिए। अल्फा मेल बनना है आपको अब घर का। बोले सारी जिम्मेवारी हम निभाएंगे, अब पिताजी ने बहुत कर लिया, ठीक है, अब परिवार की सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने का टाइम आ गया है। तो मोटिवेशन से एकदम लग जाइए काम में, और इस बार जॉब लेकर सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लो। पिताजी के बूढ़े और कमजोर कंधे कब तक उस जिम्मेवारी को उठाएंगे भाई? अब आपको उठाने का टाइम आ गया है वो। चलिए, इसका आंसर क्या है? सर कल भी क्लास होगी क्या? हाँ भाई, बिल्कुल कल भी क्लास होगी आपकी। शेड्यूल एक बार चेक कर लेना किस टाइमिंग में रहेगी, वो शेड्यूल हम अपलोड करा देंगे, कल भी क्लास होगी। दोनों ही ठीक है। ये बोल रहा है क्या एम्प्लॉइज को एक शहर से दूसरे शहर में भेजने वाली जो ट्रांसफर वाली प्रोसेस है उसको रोक देना चाहिए? तो इसमें पहला आर्गुमेंट आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं रोकना चाहिए। मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं रोकना चाहिए? कर्मचारियों को स्थानांतरण एक नियमित प्रशासनिक मामला है और इसे हमें जारी रखना चाहिए। भाई वैलिड तर्क है, इससे ज्यादा वैलिड क्या ही तर्क दोगे आप? आपने सीधे बोल दिया कानूनी मामला है भैया, सरकार पहले से करती आ रही है, अभी भी कर रही है, इसको हमें नहीं रोकना चाहिए क्योंकि ये कानूनी मामला है भैया, सरकार के निर्णय है, इसको चलने दो आप। एकदम वैलिड तर्क है भाई ये। मैंने बोला ना, सरकार के पक्ष में बोल जाओगे और ठीक ठाक बात बोलोगे तो वैलिड रहेगी। दूसरा, हाँ रोक दो। क्यों रोक दो? इसमें बहुत से सरकारी व्यय शामिल हैं और इससे उत्पन्न होने वाले लाभों की तुलना में लोगों को होने वाली कई असुविधाएं भी शामिल हैं। ये बोल रहे रोक दो भैया। क्यों रोक दो? क्योंकि इससे जितने लाभ मिलते हैं ना, उससे ज्यादा एम्प्लॉइयों को असुविधा होती है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने में, वहां के एटमॉस्फेयर में ढलने में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं लोगों को। भाई आपको दिल पर जाके लगी होगी बात, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों? कोई भी चीज एम्प्लॉय को हानि हो रही है उससे अपना सिस्टम नहीं बदलती। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर एम्प्लॉय को असुविधा हो रही है तो उसकी वजह से वो अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दे गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो सकता। ये इनवैलिड है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन इलॉजिकल बात है। ठीक है, ये लॉजिकल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या तलवार की तुलना में कलम शक्तिशाली है? क्या तलवार की कंपैरिजन में जो कलम है वो शक्तिशाली है? भावना समझना इसकी, मारपीट की बात नहीं कर रहा है कि कलम से मारोगे तो, इसकी भावना समझना और फिर आर्ग्यूमेंट में से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। बिल्कुल नेहा, एकदम सही। सर रेलवे की वैकेंसी कब आएगी, कुछ तो बता दो। भैया हमें ना पता, हमें क्या किसी को नहीं पता, सब तुक्केबाजी कर रहे हैं। ठीक है बाबू भैया, सब व्यूज बटोरने का गेम है, बाकी पता किसी को नहीं है। जिस दिन आएगी उस दिन सबको पता चलेगा। ठीक है, आप मन से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बस इकलौता काम हम पर आता है और इकलौता ही काम आप पर आना चाहिए। हमें सिर्फ पढ़ाना आता है और आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। तैयारी इस लेवल की रखो कि जब भी आएगी एक वैकेंसी मेरी है, बाकी आएगी कब यार ये नहीं पता किसी को। हो सकता है कल ही नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है फिर 2 महीने ना आए। ठीक है, लेकिन आप तैयारी अपनी पूरी रखिए। देखो ना यूपी पुलिस कहां तो 2 साल से चल रहा था और कहां ऐसा आया कि 40 दिन में एग्जाम। तो आप इन चीजों को समझिए कि कभी भी आ जाएगा, कब आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा एग्जाम जल्दी होगा, तो उस दिन के लिए तैयार रहो।
हाँ जी। ये बोल रहा है क्या तलवार की तुलना में कलम शक्तिशाली है? पहला बोल रहा है हाँ जी शक्तिशाली है। क्यों? मैं बोला कैसे शक्तिशाली है? लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। हाँ भैया इसलिए शक्तिशाली है, ये जो लेखक ने लिख दिया ना वो ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा। मैंने कोई चीज लिख दी और वो जो जो लोग पढ़ेंगे ना उसको, उन सबकी सोच बदल जाएगी। ठीक है ना? तो ये वैलिड बात है भाई, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा नहीं शक्तिशाली नहीं है। मैं बोला क्यों शक्तिशाली नहीं है? शारीरिक बल की मदद से कोई भी सब कुछ हासिल कर सकता है। अरे कैसी इनवैलिड बात कर रहा है? शारीरिक बल से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? ना जी ना, यही तो गलतफहमी है। देखा था आपने पद्मावती को, कर पाया था उसको हासिल वो? नहीं ना। तो बल से भैया सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, ये गलतफहमी है। धन और बल ये सब कुछ प्राप्त करा ही नहीं सकते। आजकल एक दो रील आप लोग बड़े देख रहे होंगे, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसा के भी कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ ही है। ये सब छोटी मानसिकता को दिखाता है। ठीक है? तो आप इन सब चीजों से बचेंगे। ज्ञान ही है सब कुछ। ठीक है? आपका ज्ञान ही है जो आपको कुछ भी बना सकता है। हाँ जी भैया, ये वाला देखो, ये क्या बोल रहा है? क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए? भाई आजकल होने लग रहा है ना। क्या होता है कि लोग बाग प्रेगनेंसी के दौरान ही ये चेक कर लेते हैं कि ये लड़का है लड़की, और फिर उससे क्या होने लग रहा है होता है कि लड़की देखते ही बहुत सारी भ्रूण हत्या कि उनको पेट में ही गर्भवती होने के दौरान ही मार दिया जाता है लड़कियों को। इसलिए बैन किया गया था। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या बैन होना चाहिए? तो आप जरा देखो इनमें से हाँ या ना, और दोनों के पीछे के आर्ग्यूमेंट देखो और बताओ। सर ठीक है, आज एक भी बार मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं सर। भाई विवेक अब पढ़ दिया। इतना नाराज काहे हो रहे हो भैया? तुम लोग यार नाराज बहुत होते हो। आधी क्लास तो मेरी तुमको मनाने में निकल जाती है। चलिए, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट वाले बहुत ज्यादा हैं। बोला हाँ जी ऐसा होना चाहिए, बैन ही होना चाहिए। इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है और अंत में सामाजिक असंतुलन का कारण बनती है। बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा लड़कियों को मरवा देते हैं लोग। ठीक है? उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे होते होंगे, कोई अपनी मर्जी से नहीं मरवाता है। एक बहुत सारा रीजन मेरे को जो लगता है ना, वो समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा है जो इस चीज को करवा रही है। कोई भी नहीं चाहता यार, बेटा बेटी दोनों ही उसको बराबर लगते हैं, लेकिन फिर बेटियों की हत्या क्यों करवा दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान ही? तो उसके पीछे ना समाज में एक कुरीति चल रही है जिसका नाम है दहेज प्रथा। भाई अगर हम मिडिल फैमिली से आते हैं या लोअर फैमिली से आते हैं ना, तो अपनी बेटी की शादी करना बाप के लिए सबसे बड़ा टारगेट हो जाता है। क्योंकि आज के समाज में अगर आप मीडियम लेवल के परिवार में भी, मान लो एक कांस्टेबल लेवल का भी बच्चा है ना, और उसके लिए भी शादी करने जा रहे हो अपनी बेटी की, तो 20 लाख तैयार रखने हैं। आप में से अगर मैं मैक्सिमम बच्चों के पिताजी का बैंक बैलेंस पूछूं ना, तो भाई 20 लाख होगा नहीं। मैक्सिमम जो मिडिल फैमिली से या लोअर फैमिली से आते हैं, 20 लाख बैंक बैलेंस नहीं होगा। तो समझिए अगर ऐसे परिवार में एक बेटी पैदा होती है तो वो 20 लाख कहां से लाएगा यार? तो वो अपनी बेटियों के मर्डर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी समाज की कुरीतियां करवा रही हैं। वो डर जाते हैं
कैसे करेंगे इतना बड़ा खर्चा भाई? तो पहले हमें इन चीजों पर भी रोक लगानी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए दहेज प्रथा के खिलाफ। हमारी समाज में लड़कियों को लोग क्यों इतना ज्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे का एक रीजन है। मानो एक परिवार में 3 लड़कियां हो गई और मिडिल फैमिली का परिवार है, आप समझिएगा कि वो पिता जो अपनी बेटियों की शादी करने की सोचेगा उन 3 की, तो जो कुरीतियां चल रही हैं मींस दहेज प्रथा जैसी, नॉर्मल फैमिली में भी अगर वो शादी करना चाहता है तो 20 लाख मतलब 60 लाख। सोच के देखो यार, एक मिडिल फैमिली पूरी जिंदगी में 60 लाख बैंक बैलेंस नहीं बना पाती, कैसे बना पाएगी? 10 20 लाख नहीं बन पाते भाई, 60 लाख बैंक बैलेंस चाहिए 3 बेटियों का शादी करने के लिए। तो पहले इस चीज पर काम करना चाहिए सरकार को कि दहेज प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों पर भी एक जिम्मेवारी आ जाती है कि बेटा सफल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके पिता पर बहुत ज्यादा बोझ ना रहे। आप इतने सफल हो जाइए कि लोग सामने से मांगे कि हमें यही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसके साथ भी कुछ नहीं चाहिए। तो लड़कियां जो भी है ना इस क्लास को जो देख रही है, बेटा आप इस बात से समझ के रखना कि आपको उतना सक्सेसफुल होना है कि आपके पिताजी से ना कोई पैसे की मांग ना कर पाए। आपका हुनर, आपका तेज इतना ज्यादा हो कि उसके आगे पैसा हल्का लगे, कोई आपसे पैसे की मांग ना कर पाए। ठीक है ना? ये मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूं कि लड़कियां बहुत पसंद होती हैं अपने पिता लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं ना समाज में, तो उसका एक ही रीजन है, पिता के पास पैसे की कमी। ठीक है लड़की लोगों, समझ गए आप लोग? तो ये बिल्कुल भाई क्या है, वैलिड रीजन है कि हमें तो भैया बैन ये तो कर देना चाहिए भाई। दूसरा, नहीं भाई बैन नहीं करना चाहिए। अब क्यों बैन नहीं करना चाहिए? तो बोल रहा है लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अरे फालतू की बातें कर रहा है, पैदा होने के बाद में ही जान लेना। लड़का है लड़की है, पहले ही जान के कुछ और ज्यादा लट्टू बटवाएगा पूरे गांव में, है ना जी ना, ये इनवैलिड है बिल्कुल। कि जानने का अधिकार है मतलब पेट में ही जान लो उसको कि वो लड़का है कि लड़की है ना, गलत है भाई। लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सीखनी चाहिए, ये स्टेटमेंट है। आर्गुमेंट 2 हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए। आज सर आपने आग लगा दी और रोना भी आ गया। बेटा रोना नहीं है, मोटिवेट होना इससे, नेहा समझे आप? और जो यहां से लड़के लोगों ना अगले ऑफिसर जो बन के जाने लग रहे हो, भाई साहब एक वादा कर जाओ, मांगोगे नहीं कुछ भी। क्योंकि जिस परिवार से वो सामने से आ रही है ना, और अपना इज्जत उसकी नजरों में बना के रखनी है ना, तो दहेज नहीं मांगना। जिस दिन दहेज मांग लिया ना, आपकी पत्नी की नजरों में ना आप गुलाम होंगे, क्योंकि आप खरीद लिए गए हैं। फिर दहेज जैसी चीजें नहीं मांगनी है भाई साहब। बोल दो हमें एक पैसा नहीं चाहिए, फिर देखो आपकी पत्नी आपका कितना सम्मान करेगी। अरे अपने दम पे करो ना यार। अपना बैंक बैलेंस जिंदगी भर 20 लाख नहीं होता, दहेज तुमको 20 लाख चाहिए। जिस दिन आप दहेज मांगो ना, उससे पहले आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना जरूर कि क्या मैं जमा कर पाया हूं जितना मैं मांग रहा हूं। अगर तुम नहीं कर पाए हो ना, तो भाई फिर ये सोचना वो आदमी कैसे कर पाया होगा। बहुत प्रैक्टिकली बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन लोग मानते नहीं है। बहुत सारे तो ये कांस्टेबल बन गए, बोले 30 लाख फिक्स। बेटा ये मेंटेलिटी बदलनी है, क्योंकि वो किसी दूसरे पर जो 30 लाख लेके आ रहे हैं ना, वो आपका रिश्तेदार बनने वाला है कल, जिसके बुरे और अच्छे वक्त में आप उसके काम आने वाले हैं। तो फिर उसको इतना क्यों सताना? चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए। बेटा टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट, इसीलिए इतना ज्ञान क्लास में दिया जा रहा है। सारा ज्ञान दे दूंगा आज मैं क्लास में। आ गया, यहां ये सब बोलना ही पड़ेगा। लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सिखानी चाहिए, आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हाँ जी सिखानी चाहिए। क्यों सिखानी चाहिए? यह उन्हें स्वयं को गुंडों और बदमाशों से बचाने के लिए सक्षम बनाती है। कितना वैलिड तर्क है। मैं तो बोल रहा हूं पढ़ाओ बाद में, पहले जूडो कराटे सिखाओ। समाज में कोई भी छेड़े, पहले लड़की उसको कूटे। ठीक है, बिल्कुल सही है।
जूडो कराटे सिखाने चाहिए। क्यों सिखाने चाहिए? क्योंकि गुंडे और बदमाशों से बचाने के लिए सक्षम बनाएगा उनको। ये बोला नहीं जी मत सिखाओ। क्यों मत सिखाओ? क्योंकि ये बोल रहा है वे स्त्री लावण्य को खो देंगी। स्त्री लावण्य का मतलब होता है ग्रेस। वाह जी वाह, क्या वैलिड तर्क दे रहे हो कि लड़कियां अपना ग्रेस खो देंगी अगर उनको जूडो कराटे सिखा दिए तो। इनवैलिड। पहला सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? भाई साहब देखते हैं इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड लग रहा है आपको। फटाफट से आंसर दीजिए। वेरी गुड भाई सूर्यवनी। दीपक भाई जल्दी पढ़ा के तो मैं टिक करा सकता हूं आंसर पे, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना लॉजिकल का गेम सारा वही टिका है। मैं तुरंत कह दूंगा पहला सही दूसरा गलत, लेकिन जो समझाने का तरीका है लॉजिकल में वही सीखना है आपको। ठीक है भाई। ये बोल रहा क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? आपने पहला आर्ग्यूमेंट किया नहीं देना चाहिए सर। मैंने बोला क्यों नहीं देना चाहिए, तो उसका कंक्लूजन में आप क्या बता, उसके आर्ग्यूमेंट में आप क्या बोल रहे हैं? कश्मीर एक सुंदर राज्य है, यह भारत के लिए बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। वेरी गुड, एकदम सही वैलिड तर्क। कोई बकवास नहीं किया आपने, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात की। हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सबसे सुंदर राज्य है हमारा, टूरिस्ट इसी की वजह से आते हैं, विदेशी मुद्रा इकट्ठी करके हमको बहुत ज्यादा देता है। हम कैसे दे दें? ऐसे नहीं देंगे भाई साहब। पहला एकदम सही है। दूसरा, हाथ दे दो, यह संघर्ष सुलझाने में मदद करेगा। मतलब जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बुरे रिलेशन चल रहे हैं उनको सुलझाने में काम करेगा। अच्छा जी, मतलब हमारी दुश्मनी है तो हम अपना सबसे बेस्ट पार्ट उनको दे दें। कल वो दिल्ली मांगेंगे तो दिल्ली दे देंगे, बोले जान दे देंगे, लेकिन कश्मीर नहीं देंगे भाई। ठीक है, ये एकदम इनवैलिड तर्क कर दिया आपने कि किसी से रिश्ता सही करना है तो क्या अपनी जमीन दे दें? बिल्कुल नहीं भाई, नहीं देंगे साहब, ये इनवैलिड तर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्या हमारे देश को हमें गुमराह करने वाले और आरोप लगाने वाले हमारे पड़ोसियों से उदार व्यवहार और सद्भावना बढ़ानी चाहिए? बोल रहा है कि कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो दिन भर भड़काते रहते हैं हमको या हमारे बारे में अफवाहें फैलाते रहते हैं, क्या उनके साथ में हमें पॉजिटिव नेचर रखना चाहिए, ग्रेसफुल उनसे बात करनी चाहिए, पॉजिटिव बात नहीं करनी चाहिए? जल्दी से बताइए। हाँ जी, गुडविल के साथ उनको डील करना चाहिए। तो इसमें तर्क बोल रहे हैं आप पहला, हाँ सर बिल्कुल, सद्भावना हमेशा लाभदायक ही होती है। भाई ये सही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दिया आपने कि हाँ सर अगर आप गुडविल रखेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपको मिलेगी और वो आपका कहीं ना कहीं फायदा करेगी। दूसरा वाला गाली, वो कहावत है ना, अगर कुत्ता आपको काट ले तो कुत्ते को काटना नहीं है। समझ गए ना? तो इसका मतलब है कि अगर दूसरा बुराई कर रहा है आपकी तो आप उसके साथ पॉजिटिविटी ही रखें, गुडविल ही रखें। आपको भगवान देख रहा है, कुछ ना कुछ उसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा। ये तर्क आपने एकदम सही कहा है। आप अगली बार में क्या करें? नहीं सर, ना 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 ना, हमारा उदार व्यवहार, उदार मतलब हमारा यही गुडविल और सद्भावना को का अभी भी हमारी कमजोरी के रूप में माना जा सकता है। इसका मतलब है सर इतना भी नहीं कि गांधी जी ने बोला था एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो, तो इसको हमारी कमजोरी भी माना जा सकता है। वो सामने से वार करता आ रहा है और हम बड़े गुडविल दिखाए जा रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी भी दिखा सकता है। तो मैं बोलूंगा यार तूने भी बड़ी अच्छी बात कही है। इसका मतलब है दोनों ही आर्गुमेंट सही है, एक साथ दोनों आर्गुमेंट सही हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो एकदम अलग अलग बातें हैं। मैंने बोला बिल्कुल, हां में भी और ना में भी दोनों बात एक साथ हो सकती हैं, बस मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। पहली बात से भी सेटिस्फाई हो गया मैं। आपने बोला सर पाकिस्तान फालतू की बदतमीजी करता रहता है, क्या करें? तो मैंने बोला शांति से बैठे रहो यार। आप बोले क्यों सर? मैंने बोला कुत्ता भौंकता है तो क्या आदमी भी भौंकता है उसके बदले में? नहीं ना। कुत्ता काटता है तो उसको उल्टा काटना होता है क्या? नहीं ना। गुडविल से अपने आते रहो, वो जो कर रहा है सब देख लिया जाएगा। आप अच्छे रहो अपनी तरफ से, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये भी सही है। आप बोले हाँ सर ने कितनी अच्छी बात कही है, मजा आ गया। दूसरी बात मैं बोला नहीं भाई बदला दो, जैसे अभी उरी में किया था ना, बोला बदला चाहिए, इन्होंने किया हम भी करेंगे और उससे बढ़कर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आज चुपचाप बैठ गए, आज सद्भावना अपना ली, तो हो सकता है ये ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दे कि लोग हमें कमजोर माने, कायर माने।
तो आपने बोला सर ये भी बात बड़ी वैलिड है आपकी। तो क्या आप मेरी दोनों बात सुनकर ऐसा नहीं लगा आपको कि दोनों ही बात सही है? जब ये बात कही थी तो ये भी सही थी, जब ये बात कही तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है भैया दोनों ही वैलिड तर्क हैं अपनी अपनी जगह पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या भारत में रेलवे को अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों की तरह चरणबद्ध तरीके से निजीकृत किया जाना चाहिए? बोल रहा है कि भैया क्या भारत में रेलवे को अन्य सेक्टरों की तरह प्राइवेट सेक्टर में दे देना चाहिए? तो जल्दी से बताइए इसके लिए आपको कौन सा आर्ग्यूमेंट लग रहा है सही। ये बोल रहा है हाँ जी बिल्कुल प्राइवेट कर दो। क्यों कर दो? प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कंपटीशन लाने के लिए और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एकमात्र यही तरीका है। मतलब क्या है कि अगर आप जनता को अच्छी सुविधा देना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि प्राइवेट कर दो। तो ये भाई आपकी सरकार के खिलाफ जा रही है बात। अब तक रेलवे सरकार के अंडर में है और आप बोल रहे हो इसको प्राइवेट कर दोगे, यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो आप सरकार की फेलियर दिखा रहे हैं। ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं होगा। मैंने बोला ना ऐसा तर्क कोई नहीं देना जो सरकार को कमजोर दिखा दे। नहीं, कुछ और फायदे गिनाओ तो हम माने। ये बोला नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं करना है सर, मत करो प्राइवेट। क्यों मत करो? यहां हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैदान में प्रवेश करेंगी। बोला ऐसे मत करो सर, ये हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल देगा क्योंकि बहुत सारी और कंपनियां आके फिर पार्टिसिपेट करेंगी मार्केट में। भाई कंपनियां अगर मार्केट में आएंगी तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में कैसे पड़ जाएगी? कहीं आप एक एक्सपीरियंस तो नहीं डाल रहे अपना कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, उसने भारत पर कब्जा कर लिया था, तो ऐसे हम रेल प्राइवेट करेंगे तो कोई कंपनी आएगी और धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लेगी। तो मैंने क्या बोला था, किसी एक एक्सपीरियंस पर आधारित तर्क नहीं होना चाहिए आपका। तो ये तर्क इनवैलिड हो गया। भाई अगर मैंने प्राइवेट सेक्टर में रेलवे डाल दी तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ गई, देश की सुरक्षा खतरे में कैसे आ गई? इस बात से इनवैलिड है, इलॉजिकल बात की है आपने। ये तो बोथ आर रॉन्ग। ऐसी कंडीशन में दोनों ही गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत में चुनाव से पूर्व होने वाले जनमत सर्वेक्षणों पर रोक लगा देनी चाहिए? कहने का मतलब है ये जो होते हैं ना एग्जिट पोल, क्या हमें एग्जिट पोल्स पर रोक लगा देनी चाहिए? तो पहला तर्क आप दे रहे हैं हाँ लगा दो रोक सर, लगा दो। क्यों लगा दो भाई? यह मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकता है जिससे नतीजों पर असर पड़ेगा। कितना वैलिड बात कर दी आपने, पता है, सच्चाई बोल दी आपने। ऐसा ही तो होता है। न्यूज चैनल बोले यहां पर तो ये नेता जीत रहा है, यहां तो ये जीत रहा है, 4 से बात करेंगे, 4 ग्रुप में यहां बात करेंगे। बाकियों को लगने लगता है भैया जीत तो यही रहा है, तो फिर वोट इधर ही दे दो ना, हार में वोट देने से क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं ये आपकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट करता है। जो दिखेगा वो बिकेगा, कहावत सुनी है ना। तो ये वो दिखाते हैं कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है एग्जिट पोल। तो लोगों की मानसिकता क्या हो जाती है, उससे चेंज हो जाती है और वो भी सोचते हैं यार ये इसी की लहर चल रही है तो क्यों ना इसी के साथ बहा जाए। तो ये बात आपने वैलिड कही है और इससे कहीं ना कहीं मतों पर प्रभाव पड़ता है। ये चीज रोकनी चाहिए। आप बोल रहे हो नहीं जी सर बिल्कुल मत रोको। क्यों मत रोको? तो अब इसका आंसर दो मुझे। इस तरह के सर्वेक्षण पूरे विश्व में लागू किए जाने चाहिए। वाह जी वाह। मैं बोल रहा हूं हमारे यहां होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप बात कर रहे हैं पूरे विश्व में करवा दो। ये कैसा तर्क हुआ? मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि आप बोल रहे हो नहीं रुकने चाहिए, चलते रहने चाहिए, तो ये बताओ क्यों नहीं रुकने चाहिए? और आप क्या बोल रहे हो? पूरे देश में चलवा दो। सर भाई आपने आर्गुमेंट दिया मुझे कोई, क्यों रुकने नहीं चाहिए, क्यों चलते रहने चाहिए, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये गलत हो गया भाई। हाँ जी माहौल क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जल्दी से क्वेश्चन देखिए। जाना चाहिए स्थानांतरण किस? हाँ जी भाई देखा ये क्या बोल रहा है, क्या स्थानांतरण कृषि का अभ्यास किया जाना चाहिए? स्थानांतरण कृषि जानते हो कि हम 1 साल तक इस जमीन पर करेंगे, फिर यहाँ की उर्वरकता हमने पूरी यूज कर ली, इससे अब सही फसल नहीं हो रही तो ये जमीन छोड़कर कोई नई जमीन, क्योंकि नई जमीन में उर्वरकता ज्यादा होती है, वहां पर फसल अच्छी होती है, तो फिर नई फसल स्टार्ट कर देंगे नई जमीन पर जाके। क्या ये चीज होनी चाहिए हमारे यहाँ पर? तो आप बोल रहे हो नहीं सर।
क्यों नहीं? यह समय को बर्बाद करने वाला अभ्यास है। क्या लग रहा है आपको? इससे समय की बर्बादी होगी? बिल्कुल सही, एकदम सही। ये समय को बर्बाद करने वाला ही तो है कि पहले ये वाली जमीन अपनी खेती के योग्य बनाओ, फिर यहां से छोड़कर किसी दूसरी जगह को जाके खेती के योग्य बनाओ, तो समय तो बर्बाद हो रहा है। गलत है सर, वो पहला आर्गुमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है हाँ, कृषि करने के आधुनिक तरीके बहुत महंगे हो गए हैं। अरे भाई बहुत महंगे हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे जंगल काट डालोगे, सारे जंगल काट के उस पर खेती करते जाओगे। आधुनिक तरीके महंगे हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 4 साल यहां पर खेती की, अब इस जमीन को बंजर बना के छोड़ दो फिर दूसरी जगह पहुंच जाओ। ये तो इनवैलिड तर्क है आपका, ये वैलिड नहीं रहा। ठीक है, पहला वाला सही है। हाँ जी सर ऐसे नहीं करो, क्यों मत करो? क्योंकि ये समय की बर्बादी है कि आज आपने यहां खेती को अपना 10-5 महीने में खेती करने लायक बनाया, जमीन को साफ सफा करके, उसको पेड़ वेड़ कट करके, फिर 2 साल बाद नई जमीन को बनाना है, तो ये समय की तो बर्बादी है एक तरह से। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन करिए और फिर इसके साथ में हम क्लास को करेंगे खत्म। और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैसे आर्ग्यूमेंट करनी होती है। इसके लिए मैं पूरी सीट डलवा दूंगा, ये क्या प्रभाव पड़ता है भाई समय। अरे और समय बर्बाद कैसे होगा सुमन? समय की बर्बादी तो है। समय की बर्बादी नहीं है कि किसान लगे पड़े महीनों के महीने खेती को इसी लायक बनाने में कि यहां पर हम अपनी फसल बो सकें। समतल कर रहे हैं जमीन को, पेड़ कटवा रहे हैं वहां से, फिर जमीन की चारों तरफ बाउंड्री टाइप की कर रहे हैं, वहां पर पानी का वो कर रहे हैं अब इंतजाम। तो समय ही तो बर्बाद हो रहा है इसमें, समय और उपकरण दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लास है सर अब। हाँ मेरे भाई बस तो खत्म है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, और कल आपकी क्लास रहेगी लगभग 4 से 5 घंटे। वो बड़ा चैप्टर है थोड़ा, 4 से 5 घंटे में खत्म होगा। तो आप एक बार टाइम टेबल देख लेना भाई। चलो देखो क्या बोला गया इसमें। क्या ऐसे व्यक्ति जो भूतकाल में अपराधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं उन्हें भारत में चुनाव में भाग लेने देना चाहिए? मतलब पहले रहे हैं किसी भी आपराधिक उसमें शामिल रहे। अब देखो इसने सिर्फ इतना बोल दिया आपराधिक गतिविधि, लेकिन आपराधिक गतिविधि तो बहुत सारी होती है ना। किसी ने चोरी की है, किसी ने डकैती डाली है, किसी ने मर्डर ही कर दिया है, किसी ने रेप किया है। आपराधिक कार्यक्रम अलग अलग होते हैं ना, और अलग अलग की सजा अलग अलग होती है। लेकिन इसने बताया नहीं अपराध कैसा है। तो ये बोल रहा है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं तो क्या उनको चुनाव में भाग लेने देना चाहिए? अब आप बोल रहे हैं नहीं सर नहीं लेने देना चाहिए। मैंने बोला क्यों नहीं लेना देना चाहिए, इसका तर्क आप दो। ऐसे व्यक्ति देश तथा देशवासियों की सेवा नहीं कर सकते। भाई ये आर्गुमेंट मुझे तो इनवैलिड लग रहा है। कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्यक्रम में फंस गया मान लो, या उसने कर दिया कोई छोटा मोटा अपराध। देखो पहले तो अपराध की डेफिनेशन नहीं दी है उसने कि अपराध कैसा है, संगीन अपराध है या छोटा मोटा अपराध है। हो सकता है उसने किसी को ऐसे ही थप्पड़ मार दिया हो 2-4, या हो सकता है उसने चोरी कर ली हो छोटी मोटी। अपराध तो बहुत तरह के होते हैं ना। तो वो फिर देश या देशवासियों की सेवा कर ही नहीं सकता इन फ्यूचर। आपने सीधे उसका कैरेक्टर बता दिया कि भैया ये तो कभी देशवासियों की सेवा नहीं करेगा। ये इलॉजिकल बात है। हमारे देश में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी भी ना आपराधिक कार्यक्रमों में शामिल रहे, जो जेल गए कई बार। तो क्या वो हमारे हित में काम नहीं कर पाए? कर पाए ना। तो आप किसी पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते कि किसी ने एक अपराध कर दिया तो सीधे सीधे आपने उसके कैरेक्टर पे बोल दिया कि वो देश और देशवासियों के हित में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये इनवैलिड तर्क है। इसके लिए तो मैं 4-6 एग्जाम्पल दे सकता हूं। भगत सिंह फांसी पर चले गए, क्या वो देश के हित में नहीं थे? चोरी भी की थी उन्होंने, ट्रेन भी लूटी थी उन्होंने, आपराधिक कार्यक्रम भी किए थे ना, अपने देश के हित में ही किए थे वो। ठीक है भाई, असेंबली में जाके बम फोड़ दिया। देखा जाए तो उनकी नजरों से अंग्रेजों की से आपराधिक था, लेकिन अपने तो देश हित में था ना भाई। तो आप ऐसे किसी के कैरेक्टर पर सिर्फ इस बात से कि उसने कभी अपराध कर लिया है, वो अपराध कैसा है
ये आपको पता भी नहीं है और आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि वो देश और देशवासियों की सेवा नहीं कर पाएगा। गलत आर्ग्यूमेंट है आपका। दूसरा, हाँ यह प्रजातंत्र है इसलिए यह देशवासियों को निर्णय लेने दिया जाना चाहिए कि वे किसे वोट करना चाहते हैं। भाई ये भी इनवैलिड है। क्यों सर? क्योंकि आपको अपराध पता ही नहीं है अभी किस लेवल का है। हो सकता है वो मर्डर करके आया हो 10-15 का है और आप बोलो भैया जनता के ऊपर छोड़ दो, तो फिर आपका चुनाव आयोग क्यों बनाया गया है? चुनाव आयोग पे उंगली नहीं उठ जाएंगी कि भैया आपने अपराधी, इतने बड़े संगीन अपराधों में फंसे हुए व्यक्ति को कैसे चुनावों में उतार दिया? तो आप ये कहकर भी तर्क नहीं दे सकते कि ये लोकतंत्र है और यहां जनता के ऊपर छोड़ दी जाए सारी बातें। भाई कुछ आपके चुनाव आयोग के भी तो हाथ में होता है ना, किसको चुनाव में आने देना है, किसको नहीं आने देना है। दोनों ही इनवैलिड थे अपनी अपनी जगह पर। मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे, अपने कमेंट आने बंद हो गए क्योंकि 7 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आर्गुमेंट करना सीख गए होंगे और इन वीडियोस को 2 बार 3 बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो मैंने बात कही है ना वही बातें हैं जो आपको सही आर्गुमेंट चुनने के लिए एक सोच विकसित करेंगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल क्लास रहेगी आपकी संडे में, शेड्यूल चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नमस्कार, गुड नाइट सभी को, मिलेंगे आपसे कल मेरे भाई।